सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि अभी हाल ही में किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल को। तो पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अभी किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को। ये हिंदी लेखक है। कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से हैं ये। और हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन से नंबर का? 59 नंबर का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इनसे संबंधित एक पॉइंट और याद रखना कि वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। और अभी तक जितने भी लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया उनमें आप कह सकते हो ये 12वें हिंदी लेखक हैं, क्योंकि आपको पता है अलग अलग भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके 8वीं अनुसूची वाली हो गई, उसके अलावा अंग्रेजी और जोड़ लो तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार हिंदी भाषा के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में अगर बात करोगे तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक कांस्य की सरस्वती की प्रतिमा इसमें दी जाती है। विनोद कुमार शुक्ल की पहले बात करें तो इनके नाम और भी कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है 1999 में। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? वैसे तो इसकी शुरुआत 1954 में होती है। ज्ञानपीठ के बाद आप कह सकते हो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक ये सम्मान है। तो मैंने पूछा कितनी भाषाओं में, ये आपको बताना है। इन्हें मिला था ये 1999 में। इनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है उसके लिए, नौकर की कमीज, ये इनका साहित्य है, 1979 में आया था। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी मणि कौल ने इस पर एक फिल्म बनाई थी। और इनका एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो 1992 में आया था, जिसका नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये 2-3 पॉइंट इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो हमने कहा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये कब स्थापित हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? हमने बात कर ली 23 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची की 22 और एक अंग्रेजी और है। अच्छा, 2-3 प्रश्न एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, एक तो पहली बार कब दिया गया था? तो स्थापित तो 1961 में हुआ था, लेकिन दिया गया था 1965 में। और किसे? जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के कवि थे। और अभी लास्ट टाइम किसे 58वां किसे दिया गया था 58th नंबर का 2023 में? तो 2 जनों को दिया गया था, रामभद्राचार्य और गुलजार को। और अगर पूछे अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी थी, 1976 में उनको मिला था। वो बंगाली कवियत्री थी, उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए उनको मिला था। अच्छा, ये एक और प्रश्न आप याद रखो, हमने कहा ना इस बार का जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, वो हिंदी भाषा के लेखक है और वो 12वें व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी भाषा में ये पुरस्कार मिल रहा है। तो ये प्रश्न जरूर आ सकता है एग्जाम में कि पहले हिंदी लेखक कौन थे जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था? तो उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में उनको मिला था चिदम्बरा के लिए। तो अभी तक ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। अभी अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीत लिया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये भी 17 मार्च को शुरू हुआ था, 23 मार्च तक ये चला, मतलब कल ही खत्म हुआ है। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण था। कहां पे हुआ था? मिडलैंड्स इंग्लैंड में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया के बाहर हुआ। और इसमें बात करें मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी, दोनों को भारत ने जीता है। दोनों में भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया है। तो याद रखना हमारे लिए आसान रहेगा, चाहे मेंस कबड्डी टीम हो वुमेन्स कबड्डी टीम हो, भारत विजेता रही है। और हराया कौन है, मतलब उप विजेता कौन है? रनर अप इंग्लैंड है। ठीक है, इस बार ये दूसरा संस्करण हुआ था। 3 बातें याद रखो, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 दूसरा एडिशन था। कहां पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। दोनों कैटेगरी में भारत ही जीता है, इंग्लैंड को हराया है, बस। अच्छा, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि पहला संस्करण कब कहां हुआ, किसने जीता? तो पहला संस्करण 2019 में हुआ था, मलेशिया में हुआ था। उसको भी भारत ने जीता था, दोनों कैटेगरी में। और वहां पे मेंस कैटेगरी में भारत तो जीता था, लेकिन भारत ने इराक को हराया था। वुमेन्स भी भारत ने जीता था और भारत ने ताइवान को हराया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो। चलो
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अच्छा, 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए। और इस बार ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। अच्छा, इस बार की थीम की बात करें, थीम क्या है? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप्स टुगेदर। पहली बार इस दिन को 1961 में मनाया गया था। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक देख लेते हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हमने कहा 23 मार्च 1950 में होती है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है अब्दुल्ला अल मंडौस, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? याद रखना, मृत्युंजय महापात्रा को। और ये कौन है? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है। IMD की बात कर ले तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना होती है 1875 में। और वैसे हम इसकी बात कर चुके हैं, अगर आप देखोगे तो इस साल ये अपना 150वीं जयंती मना रहा है। और इसी अवसर पर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन मौसम भी शुरू किया था। ठीक है, तो प्रश्न में हमने देखा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। और कल ही मैंने आपको मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाए थे। तो आज हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी पर्पल फेस्ट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट 2025 की हम बात कर रहे हैं। अभी 21 मार्च 2025 को यह मनाया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो राष्ट्र भवन है उसके अमृत उद्यान में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो पर्पल फेस्ट होता है, इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाना। और इस बार ये तीसरा संस्करण है इस फेस्टिवल का। पहली बार 2023 में मनाया गया था गोवा के पणजी में। दूसरी बार 2024 में नई दिल्ली में ही हुआ था और इस बार भी नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका आयोजन कौन करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और याद रखना, जैसे ग्रीन कलर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, गुलाबी रंग LGBT समुदाय से जुड़ा हुआ है, लाल रंग श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पर्पल कलर विकलांगता वकालत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस फेस्टिवल को हम पर्पल फेस्टिवल बोलते हैं। ये इसके पीछे का कारण भी है। ठीक है, अब कुछ फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि हमने कहा ना, इसका आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुआ। तो राष्ट्रपति भवन में आपको याद हो तो दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि नाम बदल के क्या किया गया था। यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बायोसारथी। तो अभी भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी बायोसारथी नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की है। इस पहल को शुरू किया है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अभी 21 मार्च को ही नई दिल्ली में उन्होंने इसको शुरू किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो असम राज्य है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बायो E3 पॉलिसी को, नीति को अपनाया है। अच्छा, ये बायो E3 पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले बायो E3 का मतलब क्या होता है? E3 मतलब क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, ये इसका मतलब हो गया। अब ये पॉलिसी क्या कहती है? इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है बायो E3 पॉलिसी का? तो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, ये इस पॉलिसी का उद्देश्य है। और इसे अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप जरूर याद रखना। ये लाइन एग्जाम में इसी तरह से बीच में से कहीं प्रश्न उठ के आ जाते हैं, ये उस तरह का प्रश्न है। वैसे प्रश्न तो हमारा कुछ और है, लेकिन उसी के अंदर एक और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है। और हमारे मंत्री जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसी के साथ यहाँ पे भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 को भी जारी किया है। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया? एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज ने, जिसकी स्थापना होती है 2003 में, मुख्यालय है बंगलुरु में। और इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास की गति को तेज करना,
जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बिंदु पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी 2014 में कितनी थी? 2014 में थी ये $10 और अब ये बढ़कर के 2024 में हो गई है $165.7 बिलियन। इसके अलावा इन्होंने कहा केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2025 तक $150 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी को हासिल करना। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि देश की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी का योगदान कितना है? 4.25%। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो अभी हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन, इनको उड़ीसा हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वैसे अभी तक वो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह ने। SRFI मतलब स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट 2025 इसका पूरा नाम है। PSA मतलब प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। इसका आयोजन अभी 17 से लेकर 21 मार्च तक हुआ था। कहां पे? चेन्नई में। तो इसमें वुमेन सिंगल जीत लिया है अनाहत सिंह ने। यहाँ पे अनाहत ने किसको हराया? आकांक्षा सालुंखे को हराया है। और मेन सिंगल वीर चोटानी ने जीता है। इन्होंने फ्रांस के एक खिलाड़ी है मेलविक, उनको हराया है। तो वुमेन सिंगल अनाहत सिंह विजेता रही, मेन सिंगल वीर चोटानी विजेता रहे। प्राइज मनी कितनी दी जाती है? $15,000। बाकी अगर SRFI की बात करते हैं, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय चेन्नई में मिलेगा, इसके हेड है अनिल वधावा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो अभी बंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड यानी कि बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को BIS द्वारा पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन यानी कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और इस तरह से ये देश का पहला बोर्ड बन गया है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। इस तरह का ये प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसकी स्थापना होती है 1986 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र नामरूप 4 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसको बनाने में लागत आने वाली है 10,601.40 करोड़ रुपए। और बनने के बाद इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया ये उत्पादन कर पाएगा एक साल में। और इस प्लांट से यूरिया उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात में इंपोर्ट में कमी आएगी। आप कह सकते हो ये प्लांट पूर्वोत्तर भारत में बन रहा है, तो पूर्वोत्तर भारत में यूरिया उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दूर संचार और IT क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए अभी इंक्यूबेशन प्रोग्राम जिसका नाम है समर्थ, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा C.DOT ने। C.DOT मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। और इसी ने अभी समर्थ नाम से एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम को शुरू किया है जिसका उद्देश्य है दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन और IT सेक्टर में नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो इसमें जो स्टार्टअप्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार और IT सेक्टर से जुड़े हैं, उनकी इसमें मदद की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शामिल करके। बाकी C.DOT की बात करते हैं, फुल फॉर्म हमने कहा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। स्थापना होती 25 अगस्त 1984 को। ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। और आप जानते हो हमारे संचार मंत्री कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया आज का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था ज्ञानपीठ अवार्ड, मैंने आपको कहा उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अभी तक जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 8 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर क्विज बना करके आज ही मैं डाल दूंगा। अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के क्विज लगा ले
तो पहला प्रश्न पूछा था सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई पंजाब की। फिर पूछा पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। गो आईबीबो ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। और चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? साउथ अफ्रीका। इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर है। हाल ही में लॉन्च मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? दो जनों ने, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूच। और आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा रहा? यूएसए। एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन। और आखिरी प्रश्न था डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब रोग सम्मान किसे मिला है? तो विजय शंकर को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पल्ले गंगा रेड्डी को। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है, निजामाबाद तेलंगाना में। ठीक है, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।